हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी स्मार्ट आईएएस पीसीएस। स्मार्ट अध्ययन सीरीज़ के बाद अब बारी है आपके स्मार्ट परीक्षण की। क्या आप परीक्षा के लिए तैयार हो? आज तो सिर्फ ये आपका रिवीजन करवाने वाली परीक्षा है, जिससे आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्वेश्चन आंसर के थ्रू इजीली रिवाइज हो जाएंगे। असली परीक्षा आपकी संडे को है, जिसके लिए आपको तैयार रहना है। आप लोग तैयार हो ना? पूरी तरह खुशी खुशी एग्ज़ाम देने जाना। मैं बार बार बोल रहा हूँ, आगे का सारा गेम सिर्फ आपके कॉन्फिडेंस, आपकी खुशी और आपके कॉमन सेंस का है। जो जितना ज़्यादा खुश होकर जाएगा, जितना ज़्यादा कॉमन सेंस अप्लाई कर पाएगा, कॉन्फिडेंट रहेगा, वही सफलता को पाएगा। कमेंट्स में लिखो, हम होंगे कामयाब। पूरे कमेंट सेक्शन को हम होंगे कामयाब से भर डालो कि हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब। एक दूसरे को बोल दो, यस भाई आप कामयाब होगे। ठीक है, तो एक दूसरे को मोटिवेट करो, पॉजिटिव रहो, खुश रहो और चलो स्मार्ट अध्ययन के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे उनको क्वेश्चन आंसर के थ्रू रिवाइज करवाते हैं। और लास्ट में कुछ पीवाईक्यूज़ भी 8-10 साल के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पीवाईक्यूज़ के हैं वो भी मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं, ताकि आपको अगर कोई क्वेश्चन भी रिपीट होने का चांस है एग्जाम में तो मैंने उसको ऐड कर दिया है कि क्या पता ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, शायद रिपीट हो जाए, राइट? तो आपका भला हो जाएगा। सो लेट्स बिगिन विद टुडेज डिस्कशन। सबसे पहले क्वेश्चन 1 का आंसर मुझे देना, राइट? देखो, सेंसरशिप ऑफ प्रेस एक्ट 1799 पढ़ाया था मैंने डे 1 ऑफ स्मार्ट अध्ययन सीरीज़ में। ये एक्ट लॉर्ड वेल्सली ने पास किया था। तो सेंसरशिप प्रेस एक्ट किसने पास किया था? लॉर्ड वेल्सली ने किया था। सही है या गलत है? सोचो। इट इज़ अ करेक्ट स्टेटमेंट। यस, लॉर्ड वेल्सली ने करवाया था, राइट? एम टू प्रिवेंट फ्रेंच इन्फ्लुएंस एंड रिवॉल्यूशनरी राइटिंग्स ड्यूरिंग द नेपोलियनिक वॉर। यस, लॉर्ड वेल्सली का सेंसरशिप एक्ट लाने का एक रीज़न ये भी था कि फ्रेंच इन्फ्लुएंस को प्रिवेंट करना, राइट? और रिवॉल्यूशनरी राइटिंग्स को जो उस समय बढ़ रही थी उन सबको रोकना। तो फ्रेंच इन्फ्लुएंस के डर से ही कहीं ना कहीं सेंसरशिप प्रेस एक्ट लाया गया था। दोनों स्टेटमेंट सही हैं और सेकंड स्टेटमेंट फर्स्ट वाले का रीजन भी है। बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द ए। अब मुझे बताओ कि बैटल ऑफ चिलियावाला कौन से वॉर की बैटल है? सोचो, बैटल ऑफ चिलियावाला कौन से वॉर में लड़ी थी? फर्स्ट एंग्लो वॉर या सेकेंड एंग्लो वॉर या एंग्लो मराठा वॉर या एंग्लो बर्मीज़ वॉर? देखो, एग्ज़ाम में कभी भी ऐसे दो सिख वाले दे देना अगर, तो जो सिमिलर स्टेटमेंट है उनमें से ही आंसर होगा, क्योंकि एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करना चाहता है। एग्जामिनर को पता है आपको सिख तो याद आ जाएगा, बट फर्स्ट है सेकंड है वो याद नहीं आएगा। इसलिए याद रखना ये सेकंड एंग्लो सिख वॉर है, राइट? तो सेकंड एंग्लो सिख वॉर इज द आंसर। इनमें से कौन सा एक्ट है जो इनैक्ट किया गया था एज अ डायरेक्ट रिस्पॉन्स टू भोपाल गैस ट्रेजिडी? जो भोपाल में गैस ट्रेजिडी हुई थी, ठीक है, उसमें उसके डायरेक्ट रिस्पॉन्स में कौन सा एक्ट स्टार्ट किया गया था? सोचो, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट था या एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट था, एयर पॉल्यूशन एक्ट था या फैक्ट्रीज एक्ट था? इट वॉज एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986, राइट? आपको अगर भोपाल गैस ट्रेजेडी का ईयर याद है तो कॉमन सेंस से भी आप इसको कर सकते हो, राइट? भोपाल गैस ट्रेजेडी 1984 में हुई थी। ये वर्ल्ड का वर्स्ट इंडस्ट्रियल डिजास्टर है। इसी के रिस्पॉन्स में 1986 में एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट लाया गया था, ताकि एक लीगल फ्रेमवर्क बनाया जा सके ऐसे एनवायरमेंट को बचाने का। ठीक है, इसकी वजह से सेंट्रल गवर्नमेंट को ये ताकत मिली थी कि वो इंडस्ट्रियल ऑपरेशंस को और हजार्डस सब्सटेंसेस को रेगुलेट कर सकती है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने खुद को एम्पावर किया था ये करने के लिए, तो ये याद रखना, ठीक है? यहाँ पे सब्सिडियरी अलायंस के जो एनेक्स्ड स्टेट्स थे जिनके साथ सब्सिडियरी अलायंस साइन किया गया था, उनके लिस्ट दी हुई है कुछ स्टेट्स की। इनको क्रोनोलॉजी में अरेंज करना है। अब अगर आपने स्मार्ट अध्ययन फॉलो किया है तो मैंने HMT ट्रिक बताई थी ना, HMT अवध के बाद ही वो सब आए थे, भोंसले वगैरह। तो उस ट्रिक लगाओगे यहाँ पे तो आंसर आपका आ जाएगा। बताओ कौन सा था? सोचो। HMT पहले था, मतलब हैदराबाद पहले ही, फिर तंजौर आएगा, उसके बाद अवध आएगा, राइट? ADC, उसके बाद लास्ट में भोसले आएगा, ADC भी। तो बी आंसर हो गया आपका। सब्सिडरी अलायंस सिस्टम को लेकर कौन आया था? लॉर्ड वेल्सली लेकर आए थे। हैदराबाद वॉज द फर्स्ट वन टू साइन द अलायंस, राइट? 1798 में, याद रखना। अवध का कब साइन किया था? 1801 में। इनके ईयर भी याद रखना, राइट? तो करेक्ट सीक्वेंस ये है। ये बताओ मुझे, इनमें से कौन सा पेयर करेक्टली मैच्ड है? कौन से डिजीज़ में कौन सा काम आता है? फॉस्फोरस ब्लड सर्कुलेशन, सोडियम थायराइड ग्लैंड, कोबाल्ट कैंसर या आयोडीन बोन्स? कौन सा सही है बताओ? ऑब्वियसली कोबाल्ट कैंसर। कोबाल्ट 60 आपने पढ़ा होगा, कैंसर के ट्रीटमेंट में यूज़ होता है, राइट? जो कैंसर की रेडिएशन थेरेपी होती है उसमें कोबाल्ट 60 यूज़ होता है। क्यों? क्योंकि कोबाल्ट 60 एक रेडियो एक्टिव आइसोटोप है कोबाल्ट का। फॉस्फोरस जो यहाँ दिया है वो एक्चुअली बोन और टीथ के फॉर्मेशन के काम आता है, ब्लड सर्कुलेशन में नहीं। सोडियम जो दिया हुआ है वो नर्व और मसल फंक्शन को रेगुलेट करता है, थायराइड ग्लैंड को नहीं। आयोडीन
थायराइड हार्मोन प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, आयोडीन थायराइड होगा, राइट। तो ये सब चीज़ें थोड़ा सा ध्यान रखना। फ्रेजर कमेटी किससे रिलेटेड है? एजुकेशन से, पुलिस से, रेवेन्यू से, हेल्थ से? क्या ट्रिक बताई थी मैंने? फ्रेजर देखते ही पुलिस के लेज़र लाइट याद आना चाहिए आपको, लेज़र गन या लेज़र लाइट। तो फ्रेजर लेज़र, फ्रेजर लेज़र, यानी कि पुलिस रिफॉर्म के लिए था फ्रेजर कमेटी। कब बनाई गई थी? 1902-03 में, लॉर्ड कर्जन के टाइम पे। इस फ्रेजर कमेटी को इंडियन पुलिस कमीशन भी बोलते हैं। सर एंड्रयू फ्रेजर इसके चेयरमैन थे। क्यों सेटअप किया गया था इसको? टू एग्जामिन द कंडीशन ऑफ इंडियन पुलिस सिस्टम एंड सजेस्ट रिफॉर्म्स। सब्सिडरी अलायंस के बारे में इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? बताना। ब्रिटिश फोर्सेज विल प्रोवाइड प्रोटेक्शन ओनली फॉर एक्सटर्नल थ्रेट्स एंड नॉट इंटरनल थ्रेट्स। यहाँ पे आपको ओनली और नॉट दो वर्ड्स हैं एक साथ, खतरे की घंटी वाले। ये सारे वर्ड्स अगर किसी स्टेटमेंट में हैं अलर्ट हो जाया करो, खतरे की घंटी वाले शब्द हैं, ठीक है। ओनली, नॉट, तो एक ही साथ दो दो खतरे की घंटी हैं, तो इसको तो गलत कर ही दो फिलहाल। एक ना एक खतरे की घंटी तो सही होगी राइट। अवध वॉज द फर्स्ट स्टेट टू एक्सेप्ट इट। ऊपर मैंने क्या बताया? हैदराबाद वॉज द फर्स्ट स्टेट, राइट। यहाँ लिखा है अवध, तो ये भी गलत हो गया। लॉर्ड वेल्सली इंट्रोड्यूस्ड इट, ये सही है, राइट। डी तो बिल्कुल गलत है कि इट अलाउड इंडियन स्टेट्स टू फ्रीली एंटर अलायंसेज विद अदर फॉरेन पावर्स। इसी को मना करने के लिए तो लाया गया था, अलाउ कैसे कर देंगे, राइट। तो सी है आपका, लॉर्ड वेल्सली इंट्रोड्यूस्ड इट, ये सही स्टेटमेंट है। सब्सिडरी अलायंस का एग्जैक्ट ईयर भी याद रखना, 1798 था। इसके तहत इंडियन रूलर्स को अपने राज्य में एक ब्रिटिश रेसिडेंट को एक्सेप्ट करना होगा, ब्रिटिश ट्रूप्स को मेंटेन करना होगा, राइट। और किसी भी फॉरेन पावर से कोई अलायंस करना बिल्कुल मना था। ब्रिटिशर्स ने वादा किया कि हम आपके राज्य को इंटरनल और एक्सटर्नल थ्रेट्स दोनों से प्रोटेक्ट करेंगे। पहला स्टेट हैदराबाद था जिसने इस अलायंस को साइन किया, अवध नहीं था। अगला क्वेश्चन है रिलेटेड टू फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट ऑफ 1881। इसमें कौन सा नॉट ट्रू है? या ये सब चीज़ें ध्यान से पढ़ना, नॉट ट्रू है, इनकरेक्ट है। हर साल आपके 2-3 क्वेश्चन इसी वजह से गलत हो जाते हैं। नॉट ट्रू या इनकरेक्ट ध्यान से पढ़ के करना, सीधे स्टेटमेंट पढ़ना मत शुरू कर देना। ये ऊपर वाली लाइन बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इसको ध्यान से पढ़ना एग्जाम में, राइट। ये सिली मिस्टेक्स करना बिल्कुल एफर्ट नहीं कर सकते इतने ज़्यादा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। नॉट ट्रू ढूंढना है। तो फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट इनैक्टेड ड्यूरिंग टेन्योर ऑफ रिपन, ये तो सही लग रहा है। फोकस्ड प्राइमरीली ऑन द वर्किंग कंडीशन ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज, ओके, हो सकता है। इट अलाउड चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 7 years टू वर्क इन फैक्ट्रीज बट विद प्रिकॉशंस। मतलब 7 साल के कम उम्र को फैक्ट्री में काम करने देने के लिए क्या एक्ट पास किया जाएगा? एक्ट पास किया जाएगा इनको नहीं अलाउ करने के लिए, राइट, 7 साल से कम उम्र के बच्चों को। तो ये तो गलत लग रहा है। चौथा, इट इंट्रोड्यूस्ड ए प्रोविजन फॉर कंपलसरी रेस्ट पीरियड्स फॉर चाइल्ड वर्कर्स ड्यूरिंग द वर्किंग आवर्स, राइट। अब देखो, एक तो ये स्टेटमेंट है, दूसरा ये स्टेटमेंट, दोनों एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। दोनों में से पॉजिटिव कौन सा लग रहा है? ये नेगेटिव लग रहा है, मतलब यही रॉन्ग स्टेटमेंट होगा, क्योंकि डी तो अच्छी बात कर रहा है ना कि कंपलसरी रेस्ट मिले बच्चों को। ये सी वाला क्या कह रहा है? 7 साल से कम और बच्चों को काम करने दो फैक्ट्री में। तो सी ज़्यादा नेगेटिव लग रहा है, सी ही नॉट ट्रू होगा। तो ये वाला जो स्टेटमेंट है ये आपका करेक्ट आंसर है, क्योंकि यही गलत है, राइट। फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट 1881 में आया था लॉर्ड रिपन के टेन्योर में। इसने चिल्ड्रन का एम्प्लॉयमेंट 7 साल के बिलो वालों का बिल्कुल प्रोहिबिट कर दिया था, बैन कर दिया था। 7 से 12 साल के बच्चों के वर्किंग आवर्स भी लिमिटेड कर दिए थे। सिर्फ 9 घंटे पर दिन काम करना अलाउड था उनको, रेस्ट इंटरवल्स के साथ। तो याद रखना कि ये 7 से कम उम्र के बच्चों वाला स्टेटमेंट ये गलत है, ओके। इसमें से कौन सी हड़प्पन साइट कौन सी नदी के किनारे है? करेक्टली कौन सा मैच है? हड़प्पा इंदस के किनारे था क्या? बिल्कुल नहीं, बताया था ना, हड़प्पा के पापा, किसके पापा थे हड़प्पा? रवि के पापा, याद है? तो रवि के पापा थे ना, तो रावी नदी के किनारे है, राइट। रोपर चेनाब, दामाबाद प्रवरा, कालीबंगन सतलज, बताओ कौन सा करेक्टली मैच है? अब हो सकता है इसमें आपने दामाबाद प्रवरा ना पढ़ा हो, राइट, लेकिन आपने रोपर चेनाब तो पढ़ा है, रोपर का सतलज होता है, राइट। आपने कालीबंगन का घग्गर पढ़ा है, सतलज कैसे हो जाएगा, राइट। तो रोपर तो मैंने याद करा था ना, रोपर का आपका सतलज, राइट। कालीबंगन का घग्गर, सिर्फ दामाबाद नहीं पढ़ा, यही सही हो सकता है, बाकी सब तो आपने पढ़ा है। तीनों गलत हैं, ए बी डी तीनों गलत है, सिर्फ यहाँ पे दामाबाद और प्रवरा ये सही है, राइट। देखो, दामाबाद प्रवरा ये करेक्ट आंसर है। दामाबाद प्रवरा रिवर महाराष्ट्र पे है, हड़प्पा रावी रिवर पे है, इंदस पे नहीं है, रोपर सतलज पे है, चेनाब पे नहीं है, कालीबंगन घग्गर नदी पे है। इनमें से कौन सी बुक आमिर खुसरो ने लिखी है? बताओ। फ़वाइदुल फ़वाद, मिफ्ताहुल फुतू, तारीख़ फ़िरोज़ शाही या तुज़्की जहांगीरी? बताओ आमिर खुसरो का वर्क कौन सा है इनमें से? सोचो, जब मैं कहता हूँ सोचो तो वीडियो पॉज कर दिया करो, सोचा करो, राइट। करेक्ट आंसर है मिफ्ताहुल फुतू। आमिर खुसरो एक सूफी पोइट थे अलाउद्दीन खिलजी के कोर्ट में, जिन्होंने मिफ्ताहुल फुतू लिखी थी, राइट, जिसमें इन्होंने अलाउद्दीन खिलजी के विक्ट्रीज़ का जिक्र किया था।
फ़वाइदुल फ़वाद किसने लिखी है? आमिर हसन सिद्दी ने, राइट। ये निज़ामुद्दौला औलिया के डिसिपल थे, ये सब मैंने आपको याद करवाया हुआ है। तारीख़ फ़िरोज़ शाही ज़ियाउद्दीन बर्नी ने लिखी है, बहुत अच्छे से याद था आपको। तुज़को-ए जहांगीरी खुद जहांगीर ने अपने बारे में लिखी थी, राइट, उनकी ऑटोबायोग्राफी है। तो ये सारी किताबें इंपॉर्टेंट है, याद रखना। बैटल ऑफ बक्सर के बारे में कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? बैटल ऑफ बक्सर के बारे में कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? सही पूछा है, ठीक है। इट वॉज फॉट इन 1767। 1767 लड़ी गई थी क्या बैटल ऑफ बक्सर? ये तो बिल्कुल गलत लग रहा है आपको। एन अलायंस वॉज फॉर्म्ड बिटवीन मीर जाफ़र, शुजाउद्दौला एंड शाह आलम टू। बताओ अब, अलायंस फॉर्म करने वाला मीर जाफ़र था या मीर कासिम था? मीर कासिम था ना, तो ये तो गलत हो गया। इट लेड टू द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ब्रिटिश कंट्रोल ओवर बॉम्बे एंड उड़ीसा। बताओ, बॉम्बे कभी सुना आपने पूरी हिस्ट्री में कि बॉम्बे कंट्रोल कर लिया? नहीं, इट वॉज बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा, ठीक है। तो याद रखना ये भी गलत है। हेक्टर मुनरो लेड द ब्रिटिश फोर्सेज इन बैटल, तो ये सही है, राइट। तो इस तरह से आपको पता लग गया कि डी इज़ द आंसर। अच्छा, क्वेश्चन मैंने जानबूझ के थोड़े आसान रखे हैं, ईजी रखे हैं, ठीक है, ताकि आपको लास्ट मोमेंट पे डीमोटिवेशन ना हो। इस वीडियो का पर्पज़ सिर्फ आपका रिवीजन करवाना है, राइट। तो मैं डिमोटिवेट नहीं करना चाहता आपको, इसलिए बहुत आसान से क्वेश्चन है, ताकि आप आसानी से सारे क्वेश्चंस को देख के अपना एक बार जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उसको रिवाइज कर लो। बैटल ऑफ बक्सर का ईयर था 1764। किसके बीच में? ब्रिटिश इंडिया कंपनी और हेक्टर मुनरो, जो हेक्टर मुनरो थे ब्रिटिश कंपनी के बीच में, उनके बीच में, प्लस कंबाइंड आर्मी ऑफ मीर कासिम, शुजाउद्दौला एंड शाह आलम टू के बीच में हुई थी, ठीक है। इसके बाद ब्रिटिश ने बंगाल, बिहार, उड़ीसा पे सुप्रीमेसी दर्ज करवा दी थी अपनी। खासी ट्राइब का जो रिबेलियन हुआ था उसका प्राइमरी रीज़न क्या था? किसके अंडर में हुआ था? तीरथ सिंह के अंडर में। खासी ट्राइब के लीडर तीरथ सिंह थे, खासी रिबेलियन के, राइट। तो उसका रीज़न क्या था मेनली, बताओ? इम्पोजिशन ऑफ हैवी लैंड रेवेन्यू रीज़न था, या अटेम्प्ट टू बिल्ड अ रोड थ्रू खासी, फोर्स्ड कन्वर्जन टू क्रिश्चियनिटी बाय ब्रिटिश मिशनरीज, या इंटरफेरेंस इन ट्रेडिशनल कस्टम्स? इसमें से कौन सा रीज़न था खासी रिबेलियन के पीछे? सही आंसर है कि वो लोग रोड बनाने की कोशिश कर रहे थे। ब्रिटिश ने ट्राई किया कि एक रोड बनाई जाए सिलहट से असम तक, खासी टेरिटरी से होते हुए, बिना उनका प्रॉपर कंसेंट लिए हुए। इसी वजह से खासीज जो हैं वो नाराज़ हो गए कि हमारी सॉवरिटी पे आप इंक्रोचमेंट करना चाह रहे हैं। सेंसर मोशन के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, बताना। पहला, इट इज़ मूव टू सी इफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर स्टिल एंजॉयज द मेजॉरिटी इन लोकसभा। इट लीड्स टू द रिग्निशन ऑफ एंटायर कैबिनेट ऑटोमेटिकली। क्या सेंसर मोशन पास होते ही एंटायर कैबिनेट ऑटोमेटिकली रिजाइन कर देता है? इट कैन बी मूव्ड अगेंस्ट एन इंडिविजुअल मिनिस्टर और एन एंटायर काउंसिल। देर इज़ नो नीड टू स्टेट रीज़न फॉर इट्स अडॉप्शन। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो इसमें से यही स्टेटमेंट सही है कि इट कैन बी मूव्ड अगेंस्ट इंडिविजुअल मिनिस्टर और द एंटायर काउंसिल। सेंसर मोशन को लोकसभा में लाया जाता है ताकि गवर्नमेंट की स्पेसिफिक पॉलिसीज़ पे अपना डिसअप्रूवल दर्ज कराया जा सके, और इसको रीज़न बताना मस्ट है। सेंसर मोशन को अपना रीज़न बताना होगा। वो स्टेटमेंट गलत है कि रीज़न बताने की ज़रूरत नहीं है, राइट। इट कैन बी मूव्ड अगेंस्ट एन इंडिविजुअल मिनिस्टर या फिर एंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अगेंस्ट भी मूव कर सकते हैं। नो कॉन्फिडेंस मोशन में क्या होता है कि इसको यहाँ पे नो कॉन्फिडेंस मोशन अगर पास हो जाए तो गवर्नमेंट को रिज़ाइन करना पड़ता है, राइट। लेकिन सेंसर मोशन में ऐसा नहीं होता। ये एक तरह का स्ट्रॉन्ग वार्निंग सिग्नल है बस। गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ के अगेंस्ट स्ट्रॉन्ग डिसअप्रूवल एक्सप्रेस करने के लिए सेंसर मोशन लाया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स? कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में? यहाँ पे देखो, कॉमन सेंस लगाना है, ठीक है। पहला स्टेटमेंट है दे डू नॉट रिक्वायर अ मीडियम टू प्रोपगेट। चलो मान लो आपको नहीं पता। दे इन्वॉल्व टू फंडामेंटल फोर्सेस, मैग्नेटिक फील्ड एंड ग्रेविटेशनल फील्ड्स। सी, द टू फील्ड्स इन्वॉल्व द परपेंडिकुलर टू वन अनदर, ठीक है। यूवी रेज एंड माइक्रोवेव्स आर एग्जांपल्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट आपको अटपटा सा लग रहा है? देखो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की बात हो रही है और सेकंड में क्या बोल रहा है? दो फंडामेंटल फोर्सेस हैं, मैग्नेटिक फील्ड और ग्रेविटेशनल फील्ड। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में ग्रेविटेशनल कहाँ से आ गया? यहाँ पे मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक होना चाहिए, ग्रेविटेशनल कैसे हो गया? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स होती हैं, ग्रेविटेशनल फील्ड्स नहीं होती हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स हमेशा परपेंडिकुलर होती हैं एक दूसरे के, और ऑल्सो टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। जिस डायरेक्शन में प्रोपगेशन हो रहा है उसी डायरेक्शन में होती हैं। ये बात सही है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को कोई मीडियम नहीं चाहिए होता है, वो वैक्यूम से भी ट्रैवल कर सकती हैं, जैसे कि सनलाइट्स। एग्जाम्पल क्या है ईवी रेज ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के? यूवी रेज, विजिबल लाइट, एक्स रेज, माइक्रोवेव्स, रेडियो वेव्स, ये सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के एग्जाम्पल हैं। चलो इन सब को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करो। साइट्स,
नैरोबी डिक्लेरेशन, स्टॉकहोम डिक्लेरेशन एंड बॉन कन्वेंशन, इन सब को सही सही क्रोनोलॉजी में अरेंज करो वीडियो पॉज करके। करेक्ट आंसर है CADB, ये सही क्रोनोलॉजी है। पहले स्टॉकहोम डिक्लेरेशन आया 1972 में, जो कि फर्स्ट UN कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एनवायरनमेंट हुई थी, तब लाया गया था स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस में। साइट्स 1973 में आया, इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज को रोकने का कन्वेंशन, राइट। उसमें कैसे मतलब सेफली हो ये चीज़ें। बॉन कन्वेंशन क्यों आया? कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीशीज़ 1979 में आया। नैरोबी डिक्लेरेशन 1982 में आया, जो स्टॉकहोम के आउटकम्स हैं उनको देखने के लिए। तो ऐसे जितने भी कन्वेंशन है ना, उनका ईयर ज़रूर याद रखना और उनकी क्रोनोलॉजी वाइज एक लिस्ट बना लो। अभी भी टाइम है 1-2 दिन का, लिस्ट बना लो ताकि लास्ट डे देख के चले जाना, तो एटलीस्ट क्रोनोलॉजी वाले क्वेश्चन गलत नहीं होंगे आपके। मुझे अब बताओ कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट सही है? पहला, इट केम इनटू फोर्स इन ईयर 1986, इट इज़ कनेक्टेड टू द वियना कन्वेंशन, इट फोकसेस ऑन एलिमिनेटिंग ग्रीन हाउस गैसेज एंड इट इज़ नॉट अ लीगली बाइंडिंग। बताओ कौन सा सही है, सोचो। तो यहाँ पे सिर्फ एक ही स्टेटमेंट सही है, वो है इट इज़ कनेक्टेड टू वियना कन्वेंशन, बी इज़ द राइट वन। बाकी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 में आया, 86 में नहीं। इंटरनेशनल ट्रीटी है जो कि ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस जैसे CFCs, हैलोन्स, HCFCs, इनसे डील करती है, ना कि ग्रीन हाउस गैसेस से, राइट। ये वियना कन्वेंशन के फ्रेमवर्क में अपनाई गई थी 1985 में, जो वियना कन्वेंशन आया था, और फोर्स में कब आई थी? 1989 में, ना कि 1987 में। याद रखना 1987 में ये ट्रीटी लाई गई थी और फोर्स में कब आई थी? 1989 में। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के 2 ईयर याद रखने, 87 भी और 89 में। मैंने आपको प्रो मैक्स में भी ये चीज़ बताई है, राइट, 87, 89। ओके, ये लीगली बाइंडिंग ट्रीटी है और बहुत ही सक्सेसफुल एनवायरमेंटल एग्रीमेंट है, याद रखना। ऐसा कहीं आ जाए नॉट लीगली बाइंडिंग, तो नहीं, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इज़ अ लीगली बाइंडिंग वन। भाई मॉन्ट्रियल है मतलब मैंडेटरी होगा ही होगा, राइट। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट साइंटिफिक इन्वेंशंस और उनके इन्वर्टर्स का नाम लिखा हुआ है, जैसे कि गामा रेस को किसने किया, ठीक है, माइक्रोवेव्स, एक्स रेज, विजुअल रेडिएशंस। पॉज करके करो सॉल्व, देखो आपको याद है कि नहीं। करेक्ट आंसर इज माइक्रोवेव्स, हेनरी थर्ड, ये बिल्कुल सही है। इसके अलावा गामा रेस किसने डिस्कवर करी थी? गामा रेस करी थी पॉल विलार्ड ने, ठीक है। एक्स रेस किसने करी थी? विलियम रॉन्गटन ने। ये सब आपस में इंटरचेंज हो गए, राइट। जॉन रिटर ने क्या किया था? अल्ट्रा वायलेट रेस को किया था, राइट। जॉन रिटर ने UV रेस को किया था, विजिबल लाइट को नहीं। तो याद रखना, ये सारी चीज़ें मैंने आपको स्मार्ट अध्ययन में पढ़ाई दी हैं। इसमें से कौन सी थ्योरी है जो कोरल रीफ से कनेक्टेड है? ग्लेशियल कंट्रोल थ्योरी, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, आइसोस्टैटिक एडजस्टमेंट थ्योरी, या फिर सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी? बताओ। करेक्ट आंसर इज ग्लेशियल कंट्रोल थ्योरी, ये कोरल रीफ से रिलेटेड है। ग्लेशियल कंट्रोल थ्योरी किसने दी थी? R.A. डेली ने दी थी। ये थ्योरी एक्सप्लेन करती है कैसे कोरल रीफ का फॉर्मेशन ग्लेशियर और इंटरग्लेशियल पीरियड से रिलेटेड है। अगला क्वेश्चन है प्रोविजन फॉर एस्टैब्लिशमेंट ऑफ प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन। ये कौन से ब्रिटिश एक्ट में आया था? बताओ। पब्लिक सर्विस कमीशन प्रोविंशियल वाला 1919 में, 1935 में, 1909 में, या 1947 में? बताओ, किसी को याद है? सोचो पॉज करके। ये आया था 1935 के एक्ट में, राइट, याद रखना इसको। 1919 एक्ट ने ओनली सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन बनाया था, जो कि UPSC बन गया 1926 में। 1935 में प्रोविंसेस के लिए भी लाई गई थी पब्लिक सर्विस कमीशन। दोनों में डिफरेंस याद रखना। बताओ इनमें कौन सा इनकरेक्टली मैच है? रिट्स, हेबियस कॉर्पस, टू डील विद समवन इलीगली डिटेन्ड, मैंडमस, abstain public authority from doing their duty, prohibition, prevent lower courts from exceeding its jurisdiction, and quo warranto, question authority of someone illegally holding a public office। बताओ कौन सा सही से मैच नहीं है इनमें से, पॉज करके सोचो। याद रखना, यहाँ छोटी सी गलती है। मैंडमस में एब्सटेन करने को नहीं कहा जाता पब्लिक अथॉरिटी को अपनी ड्यूटी से, अपनी ड्यूटी निभाने को कहा जाता है। मैंडमस में कहा जाता है पब्लिक अथॉरिटी को टू परफॉर्म इट्स ड्यूटी, नॉट टू एब्सटेन फ्रॉम इट। तो मैंडमस का मतलब ही होता है वी कमांड यू टू परफॉर्म योर ड्यूटी, ठीक है। बाकी हैबियस कॉर्पस सही है। प्रोहिबिशन, स्टॉप लोअर कोर्ट्स फ्रॉम ओवर स्टेपिंग जुरिडिक्शन। को वारंटो, चैलेंज इलीगल ऑक्यूपेशन ऑफ पब्लिक ऑफिस, कि किस वारंट से, किस अथॉरिटी से आप बैठे हैं, बाई व्हाट अथॉरिटी। तो ये सारे रेट्स याद रखना, कन्फ्यूजिंग होती हैं थोड़ी सी। इनमें से कौन सा एनवायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर इस्टेब्लिश नहीं किए गए? यहाँ पे भी नॉट है, याद रखना। तो कौन सा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर इस्टेब्लिश नहीं किया गया है? बताओ। वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो, सेंट्रल जू अथॉरिटी, नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ, या वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया? इनमें से कौन सा है जो इस एक्ट के थ्रू इस्टेब्लिश नहीं किया गया?
सपोज आपने ये पढ़ा भी नहीं है तो कैसे कॉमन सेंस सॉल्व करोगे? यहाँ पर वर्ड दिख रहा है ट्रस्ट। ट्रस्ट वगैरह यूजली क्या होते हैं? एनजीओ वगैरह होते हैं, राइट। तो ट्रस्ट तो कभी गवर्नमेंट के एक्ट से नहीं पास होते, राइट। रजिस्टर भले करवा लें किसी एक्ट में जाके, सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट्स वगैरह में, लेकिन कभी गवर्नमेंट के एक्ट से ट्रस्ट नहीं बनाए जाते। तो ये कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन था, अगर आपने कभी सॉल्व किया हो तो आपको पता होना चाहिए। इस तरह से थोड़ा सा प्रेशर में आके ना ऐसे कॉमन सी चीज़ें, कॉमन सेंस लगाना भूल जाते हो आप लोग। इसीलिए कह रहा हूँ लास्ट के दिनों में बिल्कुल भी प्रेशर मत लेना, आराम से रहो, खुश रहो। तो ऐसा वाला कॉमन सेंस एग्जाम में काम करेगा ना, तो 10-15 क्वेश्चन तो आपके ऐसे सही हो जाएंगे जो आपको आते भी नहीं होंगे। ट्रस्ट में, जो आपको नहीं आते हैं ना वो क्वेश्चन भी, जैसे ये क्वेश्चन प्रेशर में शायद ना आए कि अरे मुझे ये तो पता ही नहीं कौन सा इसके अंदर आया है, बट थोड़ा सा दिमाग लगाते, थोड़ा सा कॉमन सेंस, तो आपको ट्रस्ट दिख जाता है। और ट्रस्ट वगैरह अगर आपने कभी सुना हो तो एनजीओज वगैरह होते हैं। बाकी WPA के अंदर जो बॉडीज़ बनी हैं, नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ, स्टेट बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ, सेंट्रल जू अथॉरिटी, वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो, ये सब वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत ही बने हैं, याद रखना इसको, ठीक है। बताओ अब दिल्ली सल्तनत के डायनेस्टीज़ को क्रोनोलॉजी में अरेंज करो। सबसे पहले कौन सी थी? तुगलक थी कि खलजी थी कि सैयद थी कि लोदी थी? बताओ इनमें से कौन सा सही है? अब देखो यहाँ पे ये दोनों बिल्कुल सिमिलर है, मामलुक खलजी दोनों एकदम। तो मतलब मैंने बताया जहाँ सिमिलर ऑप्शन दिखे थोड़ा सा अलर्ट हो जाया करो कि आंसर हो सकता है इन दोनों में सही हो। अब दिमाग मामलुक खलजी वाला में ही लगाना है। करेक्ट आंसर है पहले मामलुक, फिर खलजी, फिर तुगलक, फिर सैयद, फिर लोदी, राइट। ये मामलुक और कुछ नहीं, आपकी स्लेव डायनेस्टी ही है, राइट। सल्तनत जिसको आप बोलते हो, सल्तनत की पहली स्लेव डायनेस्टी। तो इनकी क्रोनोलॉजी आप ऐसे याद रखना, ठीक है। संगम लिटरेचर के बारे में कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? द संगम्स वेयर कंडक्टेड अंडर द पैट्रोनेज ऑफ चोला किंग्स। द फर्स्ट एंड थर्ड संगम्स वेयर प्रिसाइडेड बाई संत अगस्त्या। द फर्स्ट एंड सेकेंड संगम्स वेयर हेल्ड एट मदुरई। टोलकाप्पियर वॉज द मेंबर ऑफ सेकेंड संगम। बताओ इनमें से कौन सा सही है? मैंने अच्छे से पढ़ाया है आपको ये। इसमें सिर्फ एक स्टेटमेंट सही है कि टोलकाप्पियर वॉज द मेंबर ऑफ सेकेंड संगम, राइट। संगम का मतलब क्या होता है? असेंबली ऑफ तमिल पोइट्स एंड स्कॉलर्स। तो 3 संगम हुए थे, पहला मदुरई में, राइट। सेकंड कपाड़ापुरम में हुआ था जिसमें टोलकाप्पियर ने टोलकाप्पियम लिखी थी। तीसरा मदुरई में हुआ था, मतलब फर्स्ट और थर्ड मदुरई में हुआ था। यहाँ क्या लिखा है? फर्स्ट एंड सेकंड मदुरई में, जबकि फर्स्ट और थर्ड मदुरई में हुआ था, ओके। टोलकाप्पियर टोलकाप्पियम के ऑथर हैं, राइट, जो कि सेकंड संगम के मेंबर थे। यहाँ पे कुछ पेयर्स ऑफ टेम्पल्स दिए, बताओ कौन सा करेक्टली मैच्ड है? द्वारकाधीश टेम्पल गुजरात में है क्या? विरूपाक्षा तमिलनाडु में है क्या? शिव टेम्पल मध्य प्रदेश में है क्या? या विश्वनाथ टेम्पल उत्तर प्रदेश में है क्या? बताओ कौन सा गलत है, क्योंकि यहाँ पे पूछा है इनकरेक्टली मैच्ड बताना है। तो सोचो इन चारों में से कौन सा इनकरेक्टली मैच्ड है। मुझे तो लगता है कि विरूपाक्षा तमिलनाडु इनकरेक्टली मैच्ड है। आपको क्या लगता है? देखो जो विरूपाक्षा है ना वो हम्पी कर्नाटका में है, विजयनगर एम्पायर के टाइम पे बना था। बाकी सारे तो सही मैच है। अशोका के रॉक एडिक्ट्स याद है सारे या भूल गए? बताओ कौन सा इनमें से रॉक एडिक्ट्स करेक्टली मैच्ड है? एडिक्ट 1 धम्मा यात्रा के बारे में था क्या? एडिक्ट 5 सदर्न किंगडम्स लाइक चोला पांड्या का मेंशन करता है क्या? एडिक्ट 7 क्या रिलीजियस टॉलरेंस की बात करता है? एडिक्ट 11 क्या कलिंग वॉर को डिस्क्राइब करता है? कौन सा इन चारों में करेक्टली मैच्ड है? बताइए सोच के, पॉज करके वीडियो। एडिक्ट 7, मैंने बताया सबको साथ साथ रखना है। एडिक्ट 7 में रिलीजियस टॉलरेंस की बात करता है, यही सही है, ठीक है। 7 रिलीजियस टॉलरेंस और रिस्पेक्ट फॉर ऑल सेक्ट्स की बात करता है। एडिक्ट 2 किसकी बात करता है? सदर्न किंगडम की, लाइक चोलादान पांड्या। एडिक्ट 5 नहीं करता, ये जो लिखा हुआ है ये एडिक्ट 2 करता है, राइट। एडिक्ट 13 अशोका का कलिंगा वॉर के बाद जो उनको गिल्ट हुआ था उसकी बात एडिक्ट 13 करता है, एडिक्ट 11 नहीं। तो यहाँ एडिक्ट 13 होगा, डिस्क्राइब्स कलिंग वॉर, ठीक है। बाकी 7 तो करेक्टली मैच्ड ही है। कुछ बुक्स एंड ऑथर्स दिए, बताना है कौन सा करेक्टली मैच्ड है। इनमें से कोई एक है जो करेक्टली मैच्ड है, अब आपको बताना है कौन है। तबख्ती अकबरी क्या अब्दुल हामिद लाहौरी ने लिखी थी? तारीख़ दिल्ली क्या सुजन राय भंडारी ने लिखी थी? तारीख़ शेर शाही क्या अब्बास खान शरवानी ने लिखी थी? 4 चमन क्या ईश्वरदास नागर ने लिखी थी? तो इसमें सिर्फ एक ही सही है, तारीख़ शेर शाही अब्बास खान सरवानी ने लिखी थी, ठीक है। अब्बास खान सरवानी थे कौन? एक हिस्टोरियन थे अकबर के टाइम पे जिन्होंने तारीख़ शेर शाही लिखी थी। अब शेर शाही देख के आप शेर शाह सूरी के टाइम का मत कर देना, ये अकबर के टाइम पे थे और शेर शाह सूरी के टाइम के एडमिनिस्ट्रेशन की बातें लिख रहे थे। बाकी तबाक़त अकबरी निज़ामुद्दीन अहमद ने लिखी थी, अब्दुल हामिद लाहौरी ने नहीं। तारीख़ दिल्ली सुजन राय भंडारी ने नहीं लिखी थी, एक्चुअली उन्होंने खुलासत तारीख़ लिखी थी। तारीख़ दोनों में है तो कन्फ्यूज़ मत होना। 4 चमन चंद्रभान ब्राह्मण लिखी थी, नाम से ही मैच हो रहा है इनका, राइट। ईश्वरदास ने नहीं, 4 चमन को चंद्रभान ब्राह्मण ने लिखा था, याद रखना। इन डार्क ऑब्जर्वेटरी को किस पर्पस के लिए इस्टेब्लिश किया गया है? पोलर सैटेलाइट कम्युनिकेशंस को मॉनिटर करने के लिए, या आर्कटिक क्लाइमेट
और उसका क्या इफेक्ट होता है मानसून में, उनमें इंट्रैक्शन को स्टडी करने के लिए, या फिर आर्कटिक ओशन में डीप सी माइनिंग ऑपरेशंस कंडक्ट करने के लिए, या फिर आर्कटिक रीजन में जो टेक्टोनिक एक्टिविटी हो रही है उसको मॉनिटर करने के लिए। बताओ इन चारों में से इंडार्क ऑब्जर्वेटरी किस लिए इस्टेब्लिश करी गई है? ये इस्टेब्लिश करी गई है टू स्टडी द इंट्रैक्शन बिटवीन आर्कटिक क्लाइमेट एंड इट्स इफेक्ट ऑन मानसून। ठीक है, इंडिया की आर्कटिक मूरिंग ऑब्जर्वेटरी है इंडार्क, 2014 में इस्टेब्लिश करी गई कॉन्गजॉर्डन में। ठीक है, स्लोवार्ड नॉर्वे में। ठीक है, इट स्टडीज़ आर्कटिक क्लाइमेट प्रोसेसेस एंड देयर इन्फ्लुएंस ऑन इंडियन मानसून पैटर्न। ये किसका जॉइंट इनिशिएटिव है? इसको NCOR, NIOT एंड NCPOR, इनके फुल फॉर्म देख लेना गूगल से, वैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन आर करेक्ट? इनकरेक्ट, सॉरी, देखो ऐसे गलती होती है, लिखा है इनकरेक्ट, करेक्ट नहीं बताना है। तो प्रोटियम हैज़ नो न्यूट्रॉन इन इट्स न्यूक्लियस, या फिर ड्यूटोरियम इज रेडियो एक्टिव। ड्यूटोरियम बोलते ही पीछे से किसी के चिल्लाने की आवाज़ आ गई, इसका मतलब यही ऑप्शन इनकरेक्ट है, क्योंकि मैंने आपको पढ़ाया था ना, ड्यूटोरियम तो स्टेबल होता है, वो रेडियो एक्टिव नहीं होता। तो आई थिंक इसका आंसर ओनली बी होना चाहिए। याद रखना, प्रोटियम और ट्रीटियम, इन दोनों में ट्रीटियम रेडियो एक्टिव होता है, ड्यूटेरियम भी रेडियो एक्टिव नहीं होता। प्रोटियम के पास सिर्फ प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन नहीं होता, इसलिए इसका नाम प्रोटियम है, राइट। दिल्ली सल्तनत जो दीवाने इंशा वाला डिपार्टमेंट था वो किससे रिलेटेड था? पॉज करके बताओ। दीवाने इंशा रिलेटेड था इशूइंग रॉयल करस्पॉन्डेंस एंड ऑर्डर्स। ठीक है, ड्राफ्टिंग एंड डिस्पैचिंग रॉयल ऑर्डर्स, मेनली कम्युनिकेशन रिलेटेड चीज़ें। रॉयल सेक्रेटरीट की तरह वर्क करता था ये। चीफ ऑफिसर कौन होते थे? दाबीर खास या फिर इंशाई मामलिकात। कुछ और भी ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं, जैसे दीवानी वजारत रेवेन्यू एंड फाइनेंस के लिए था, दीवाने अर्ज आर्मी अफेयर्स के लिए था, दीवाने रिसालत रिलीजियस एंड जुडिशियल मैटर्स के लिए था। बोरघाट पास किसको कनेक्ट करता है, कौन से शहरों को? बताओ इन चारों में से। मुंबई नासिक को करता है, मुंबई पुणे को, पुणे नागपुर को, या नासिक नागपुर को? बोरघाट पास, बोरघाट पास जिसे खांडला घाट भी बोलते हैं, वो मुंबई और पुणे को कनेक्ट करता है। मैंने आपको इन सारी स्कीम्स के ईयर याद करवाए थे। इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज का ईयर क्या है बताओ? ये सब करेक्टली मैच्ड है क्या? कौन सा इसमें करेक्टली मैच्ड है? इनमें से कोई एक ही है जो करेक्टली मैच्ड है। पॉज करो वीडियो को और बताओ। इसमें नेशनल प्रोग्राम फॉर कंट्रोल ऑफ ब्लाइंडनेस जो है 1976 वाला, वही करेक्टली मैच्ड है। बाकी ICDS जो था ये 1975 में लॉन्च हुआ था, मैंने आपको 2 बार पढ़ाया है, राइट। IRDP 1978 में लॉन्च हुआ था, 1975 में नहीं। और ट्राइसम 1979 की है इसकी, 1977 की नहीं। तो ये जो ट्रेडिशनल स्कीम्स हैं ना, इनके ईयर पूछे जाते हैं यूपीपीसीएस में, तो पता नहीं क्यों पूछते हैं, बट पूछते हैं। तो मैंने जितनी स्कीम्स के ईयर आपको स्मार्ट अध्ययन में याद करवाए हैं, वो सबके ईयर एक बार फिर से देख लेना। मैंने उन्हीं के ईयर याद करवाए हैं जो बार बार पूछे जाते हैं, मैंने याद करवाने की कोशिश करी है। तो आप उन वीडियोज़ को फिर से देख लेना अगर ये क्वेश्चन आपका गलत हुआ है अभी तो। चलो मैं 2 स्टेटमेंट पढ़ूंगा, बताना दोनों में से करेक्ट कौन सा है। नेशनल सॉन्ग वॉज फर्स्ट संग इन 1911 वाइल नेशनल एंथम वॉज फर्स्ट संग इन 1896। नेशनल एंथम पहली बार 1896 में गाई गई थी और नेशनल सॉन्ग पहली बार 1911 में गाया गया था। दूसरा स्टेटमेंट है नेशनल एंथम इज़ कंपोज इन संस्कृत। नेशनल एंथम को संस्कृत में कंपोज किया गया था। दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है सोचो। ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट एकदम गलत है। नेशनल सॉन्ग जो कि वंदे मातरम है उसको बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था और पहली बार 1896 में गाया गया था, ना कि 1911 में। जनगण मन जो हमारा नेशनल एंथम है उसको 1911 में गाया गया था, राइट। तो यहाँ पे दोनों चीज़ों को स्वाइप कर दिया गया है। जनगण मन किसने लिखा था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने, राइट। इट कंपोज इन हाईली संस्कृताइज्ड बंगाली, नॉट इन संस्कृत। ये संस्कृताइज्ड बंगाली लैंग्वेज में लिखा गया था, संस्कृत में नहीं लिखा गया था। तो ये चीज़ याद रखना। ये जो किजलकुम डेजर्ट है कौन कौन सी कंट्रीज़ के बीच में स्प्रेड है? कजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान, ठीक है। इसको रेड सैंड डेजर्ट भी बोलते हैं, याद रखना। अमू दरिया और सिर दरिया नदी का नाम सुना है ना, उनके बीच में ही ये रेड सैंड डेजर्ट्स है जिसको किजलकुम डेजर्ट भी बोलते हैं। लेक्स मैंने आपको याद करवाई थी, बताओ लेक्स के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है? चेम्बारम्बक्कम लेक क्या केरला में है? क्या कोलुरु लेक एक फ्रेश वाटर लेक है? दोनों स्टेटमेंट में से सही कौन सा है? तो इन दोनों में सिर्फ बी सही है, ओके। कोलुरु लेक फ्रेश वाटर लेक है, ठीक है, आंध्र प्रदेश में पढ़ा होगा आपने, आंध्र प्रदेश में, राइट। चेम्बरकम लेक चेन्नई तमिलनाडु में है, केरला में नहीं है, ठीक है। ये मैंने आपको दोनों लेक्स कर कराई है, एक बार फिर से रिवाइज कर लेना अगर गलत हुआ है तो। जो भी क्वेश्चन गलत हो रहे हैं
उन टॉपिक्स को नोट करते जाओ, उनको फिर से रिवाइज करना, ठीक है। पूरे टॉपिक को, जैसे लेक्स वाला टॉपिक पूरा फिर से रिवाइज करना। आपने हरिजन सेवक संघ के बारे में पढ़ा है? बताओ हरिजन सेवक संघ से रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? इट वॉज फाउंडेड इन 1932 फॉर द वेलफेयर ऑफ दलित्स। इट वॉज एस्टैब्लिश्ड आफ्टर द पूना पैक्ट। महात्मा गांधी वॉज इट फर्स्ट प्रेसिडेंट, या फिर इट वॉज अर्लियर नोन एज ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग। इन चारों में से कौन सा गलत स्टेटमेंट है? बताओ, सोच पॉज कर। याद रखना, महात्मा गांधी हरिजन सेवक संघ के पहले प्रेसिडेंट नहीं थे। इसको फाउंड महात्मा गांधी ने ज़रूर किया था 1932 में आफ्टर पूना पैक्ट, बट जीडी बिरला को इसका पहला प्रेसिडेंट बनाया था। और ये बात बिल्कुल सही है कि इसका पहले नाम ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग था। बाकी सारे स्टेटमेंट सही हैं, सिर्फ प्रेसिडेंट वाला गलत है, क्योंकि प्रेसिडेंट पहले जीडी बिरला थे, याद रखना। कुछ असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन देख लेते हैं। बैटल ऑफ बक्सर रिजल्टेड इन द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ब्रिटिश डोमिनियन इन नर्दर्न इंडिया। क्या बैटल ऑफ बक्सर से पूरे नर्दर्न इंडिया में ब्रिटिश का डोमिनियन फैल गया था? दूसरा, सुजाउद्दौला ग्रांटेड दीवानी राइट्स टू द ईस्टर्न इंडिया कंपनी। आप बताओ कि क्या असर्शन का रीज़न है? सही है रीज़न, और दोनों स्टेटमेंट सही है क्या? तो यहाँ पे पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है, बट दूसरा स्टेटमेंट गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि इट वॉज नॉट सुजाउद्दौला। आपने पॉलिटी में भी पढ़ा है, शाह आलम टू थे वो, जिन्होंने ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद करी थी, राइट, जिन्होंने दीवानी राइट्स दे दिए थे ब्रिटिशर्स को। तो सुजाउद्दौला नहीं, वो शाह आलम टू थे, बस यही गलती है। नीचे चारों स्टेटमेंट में से करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है? वाशिंगटन कन्वेंशन लीगली बाइंडिंग है, ये करेक्ट है। मॉनेट्रियल प्रोटोकॉल HFCs को एलिमिनेट करने के लिए बनाया गया, ये करेक्ट है क्या? एयर एक्ट जो है एयर पॉल्यूशन वाला, वो डायरेक्ट रिस्पॉन्स था भोपाल गैस ट्रेजेडी को, ये करेक्ट है क्या? एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया एक नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी है, ये करेक्ट है क्या? इन चारों में से कौन सा करेक्ट है बताओ? करेक्ट स्टेटमेंट इज येस, वाशिंगटन कन्वेंशन इज लीगली बाइंडिंग। इसी को साइट्स बोलते हैं, 1973 वाला, जो इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज से रिलेटेड है। ये लीगली बाइंडिंग ट्रीटी है, राइट। हालांकि ये नेशनल लॉज को रिप्लेस नहीं करता, बट फिर भी लीगली बाइंडिंग है। मॉन्ट्रियल वाला क्यों गलत है? क्योंकि ये CFCs को एलिमिनेट करने के लिए है, HFCs को नहीं। भोपाल गैस ट्रेजेडी के बाद एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट आया था, एयर एक्ट नहीं आया था। एनिमल वेलफेयर बोर्ड स्टैट्यूटरी बॉडी है, 1962 में बनाई गई है। कौन से एक्ट के तहत बनाई गई थी? प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टुवर्ड्स एनिमल, प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल्स एक्ट 1960 के तहत बनाई गई थी एनिमल वेलफेयर बोर्ड। याद रखना, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के थ्रू नहीं, ठीक है। तो ये चारों में अच्छे अच्छे क्वेश्चन छुपे हुए हैं, चारों को अच्छे से पढ़ लेना। इंडिया में न्यूक्लियर पावर प्लांट्स को लेकर कुछ स्टेटमेंट्स लिखे हैं, बताना कौन सा सही है। तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशन रशियन टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है। इंडिया के पास अभी सिर्फ अपना 1 वर्किंग प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर है। जैतपुर न्यूक्लियर पावर स्टेशन USA के कोऑपरेशन से बन रहा है। और मीथीवडी न्यूक्लियर पावर प्लांट राजस्थान में है। बताओ इनमें से चारों में से कौन सा सही है? सिर्फ एक ही सही है। तो इकलौता सही स्टेटमेंट जो है वो ये है कि इंडिया हैज़ करेंटली ओनली 1 प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर, राइट। कौन सा है वो? कुंडाकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट तमिलनाडु वाला, जो कि रशिया के कोऑपरेशन से बन रहा है। बाकी जो तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशन है, ठीक है, ये US की टेक्नोलॉजी से ही बन रहा है, ना कि रशियन से। जैतपुर वाला फ्रेंच कंपनी की हेल्प से बन रहा है, USA की हेल्प से नहीं। और मीठी वर्दी प्रोजेक्ट गुजरात में है, राजस्थान में नहीं, इसलिए बाकी तीनों स्टेटमेंट्स गलत थे। इनमें से कौन से पेयर्स इनकरेक्टली मैच्ड हैं? बताओ। 100, 101, 103 या 104? सारे अमेंडमेंट याद करवाए हैं ना? पॉज करके बताओ। तो यहाँ पे 100 अमेंडमेंट एक्ट जो है वो गलत मैच किया गया, क्योंकि लैंड एग्रीमेंट इंडिया पाकिस्तान के बीच की बात नहीं हुई है, इंडिया बांग्लादेश की बात की हुई है 100 में, राइट। बाकी 101 में GST की बात हुई है, 103 में 10% रिजर्वेशन इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को दिया गया, और 104 में SC/STs की सीट्स को रिजर्व किया जा रहा है लोकसभा में, उनको इंक्रीज़ किया गया। यहाँ पे 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं। नाइट्रिक ऑक्साइड इज प्राइमरी पॉल्यूटेंट, ट्रिटियम इज प्रिपेयर्ड बाय इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ हैवी वाटर यूज एज कूलेंट इन रिएक्टर। इन तीनों में से बताओ कौन कौन से सही हैं? सिर्फ एक स्टेटमेंट कोई सही है, या सिर्फ 2 स्टेटमेंट सही हैं, या तीनों स्टेटमेंट सही हैं, या फिर कोई भी सही नहीं है, तीनों ही गलत है। बताओ क्या आंसर होगा? देखो यहाँ पे सिर्फ 2 स्टेटमेंट करेक्ट है। पहला, नाइट्रिक ऑक्साइड प्राइमरी पॉल्यूटेंट है, जो कि डायरेक्टली कंबस्जन इंजन से निकलता है, तो ये तो सही है। फॉल्स क्या है? ट्रिटियम इज नॉट ऑब्टेन्ड बाय इलेक्ट्रोलिसिस बट बाय न्यूट्रॉन बम्बार्डमेंट ऑफ लिथियम। ट्रिटियम लिथियम के न्यूट्रॉन बम्बार्डमेंट से निकलता है, इलेक्ट्रोलिसिस से नहीं। और हैवी वाटर को एज ए मॉडरेटर एंड कूलेंट यूज़ करते हैं, आपको पता ही है। तो सिर्फ A और C सही है, यानी कि ओनली 2 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। कुछ इवेंट्स दिए हुए हैं, इनको क्रोनोलॉजी में अरेंज करो। नेशनलाइजेशन ऑफ 14 बैंक्स, फॉर्मेशन ऑफ SBI, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ भारतीय महिला बैंक, मर्जर ऑफ SBI विद इट्स एसोसिएट बैंक्स। इन चारों को क्रोनोलॉजी में अरेंज करिए।
याद रखना, सबसे पहले एसबीआई फॉर्मेशन हुआ 1955 में, उसके बाद नेशनलाइजेशन हुआ 14 बैंक का 1969 में। भारतीय महिला बैंक तो बहुत लेट बना, 2013 में, और एसबीआई का मर्जर अपने एसोसिएट बैंक से 2017 में कंप्लीट हुआ। तो चारों इंसिडेंट्स का क्रोनोलॉजी याद रखना। कार्बन एंड ऑक्सीजन टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट मोर देन 90% ऑफ द ह्यूमन बॉडी मास। ह्यूमन बॉडी में 90% कार्बन और ऑक्सीजन ही है क्या? हाइड्रोजन इज द थर्ड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द ह्यूमन बॉडी मास। तो बताओ दोनों में से कौन सा सही है, कौन सा गलत है? याद रखना यहाँ पे सिर्फ बी वाला जो है वो सही है, राइट। हाइड्रोजन इज द थर्ड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन ह्यूमन बॉडी बाय मास। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन है और कार्बन है। ऑक्सीजन 65% है, कार्बन 18% है, उसके बाद हाइड्रोजन 10% है, फिर नाइट्रोजन फोर्थ नंबर पे है 3%। ठीक, ये नहीं कि ऑक्सीजन कार्बन टोटल 90% है, ये टोटल 83% के अराउंड होते हैं, 90% के अराउंड नहीं, राइट। और हाइड्रोजन थर्ड अबंडेंट है, ये तो पता ही है। यहाँ पे लोकसभा राज्यसभा के रिगार्डिंग इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है, ठीक है। बताओ इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है? लोकसभा हैज़ मोर पावर देन राज्यसभा ओवर मनी बिल एंड फाइनेंस बिल 2। फाइनेंस बिल 2 पे और मनी बिल पे क्या लोकसभा के पास राज्यसभा से ज़्यादा पावर है? राज्यसभा शेयर्स इक्वल पावर विद लोकसभा ओवर अप्रूवल ऑफ इमरजेंसीज। क्या इमरजेंसीज के अप्रूवल में राज्यसभा के पास लोकसभा की इक्वल पावर है? राज्यसभा एंड लोकसभा हैव इक्वल पावर इन इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। क्या वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में राज्यसभा लोकसभा की इक्वल पावर है क्या? राज्यसभा कैन ऑथराइज क्रिएशन ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज अंडर आर्टिकल 312। राज्यसभा ऑल इंडिया सर्विसेज का क्रिएशन ऑथराइज कर सकती है 312 के तहत। बताओ इनमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है? याद रखना, इसमें पहला स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि लोकसभा के पास मनी बिल के लेकर तो एक्सक्लूसिव पावर है, लेकिन फाइनेंस बिल 2 को लेके नहीं, वो ऑर्डिनरी बिल की तरह ट्रीट किया जाता है, जहाँ पे लोकसभा राज्यसभा की इक्वल पावर है। यानी कि लोकसभा अगर बोला जाए कि मोर पावर है फाइनेंशियल बिल 2 के ऊपर, तो वो इनकरेक्ट है, राइट। राज्यसभा हैज़ इक्वल पावर इन इमरजेंसीज एंड वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन एंड यूनिक पावर अंडर आर्टिकल 312। ये तो बात पता ही है सबको। अब फटाफट से इनको भी क्रोनोलॉजी में अरेंज कर दो। पहले क्या बना? अवध कमर्शियल बैंक, बैंक ऑफ हिंदुस्तान, पंजाब नेशनल बैंक या बैंक ऑफ मद्रास? बताओ इसको। यहाँ पे 2 ऑप्शन रिपीट हो गए हैं, इसको कैंसिल कर देना, अपने हिसाब से बताओ, आप क्रोनोलॉजी अपने हिसाब से बताओ। तो आंसर सी और डी दोनों ही होगा, क्योंकि दोनों ही 2413 लिखे हुए हैं, राइट। बैंक ऑफ हिंदुस्तान 1770, फर्स्ट बैंक इन इंडिया। बैंक ऑफ मद्रास 1843, ये प्रेसिडेंसी बैंक था। अवध कमर्शियल बैंक का बना 1881 में बना। फर्स्ट इंडियन जॉइंट स्टॉक बैंक फैजाबाद में खुला था, याद रखना। पंजाब नेशनल बैंक 1894 में स्वदेशी स्पिरिट के तहत बनाया गया था, लाहौर में। अब फटाफट से इनको भी क्रोनोलॉजिकली अरेंज कर दो। प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड, बायोडाइवर्सिटी एक्ट, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, इंडियन आर्कटिक प्रोग्राम, इन सबको क्रोनोलॉजी में अरेंज। बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2002 का है, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी 2005 का है, इंडियन आर्कटिक प्रोग्राम मैंने बताया आपको 2007 का है, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस ने लॉन्च करा है, और प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड 2009 का है। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? एडवर्ड स्विस ने इकोलॉजी टर्म को कॉइन किया था। फ्लो ऑफ एनर्जी इज मल्टी डायमेंशनल इन इकोसिस्टम्स। जनरलाइज्ड नीश कैन प्रिवेंट एक्सटेंशन ऑफ स्पीशीज। क्लोरिनेशन ऑफ वाटर अप टू एन ऑप्टिमम लेवल कैन रिजल्ट इन वाटर पॉल्यूशन। बताओ, क्या अगर वाटर में क्लोरिनेशन हो जाए तो ऑप्टिमल लेवल के ऊपर, तो क्या वो पॉल्यूशन ऑफ वाटर कर देता है? इनमें से कौन सा करेक्ट है? याद रखना, इसमें नीश वाला ऑप्शन करेक्ट है। जनरलाइज नीश कैन प्रिवेंट एक्सटेंशन ऑफ स्पीशीज। इकोलॉजी का टर्म अर्नस्ट हैकेल ने किया था, एडवर्ड स्विस ने नहीं। इकोसिस्टम में एनर्जी फ्लो यूनिडायरेक्शनल होता है, मल्टी डायमेंशनल नहीं। सन से प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर से कंज्यूमर, कंज्यूमर से डिकम्पोजिशन, तो यूनिडायरेक्शनल हुआ ना। और वाटर में क्लोरिनेशन करने से वाटर प्यूरिफाई होता है, पॉल्यूशन नहीं बढ़ता वाटर में, तो ये भी गलत है। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? इकोलॉजिकल फुटप्रिंट रिलेटेड टू एरिया नीडेड टू सपोर्ट वंस लाइफ। एंडेमिज्म इज द स्टेट ऑफ स्पीशीज बीइंग नेटिव एंड रिस्ट्रिक्टेड विद इन अ रीजन। नीश रिफर्स टू द हैबिटेट ऑफ स्पीशीज ओनली। इडाफिक इज रिलेटेड टू सॉइल एंड इन्फ्लुएंस ऑन ऑर्गेनिज्म। यहाँ पे ओनली वर्ड आ गया, खतरे की घंटी बज गई, वही आपका आंसर हो जाएगा। इकोलॉजिकल फुटप्रिंट सही लिखा हुआ है, एंडेमिज्म सही लिखा हुआ है। नीश का मतलब होता है बोथ हैबिटेट एंड फंक्शनल रोल ऑफ स्पीशीज, सिर्फ हैबिटेट की बात नहीं करता है नीश। इडाफिक फैक्टर सॉइल रिलेटेड फिजिकल एंड केमिकल कैरेक्टरिस्टिक की बात करता है। कुछ असर्शन रीजन देखते हैं, जैसे यूकेलिप्टस को बायोडाइवर्सिटी के लिए थ्रेट माना जाता है, राइट। क्या इसलिए थ्रेट माना जाता है क्योंकि वह ऑस्ट्रेलिया के नेटिव है? तो स्टेटमेंट तो दोनों करेक्ट है, लेकिन इसका रीज़न ये नहीं है।
ये इसलिए थ्रेट होते हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ग्राउंड वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं, राइट। ये सॉइल की फर्टिलिटी को रिड्यूस कर देते हैं और लोकल बायोडाइवर्सिटी को हार्म करते हैं। ये बात सही है कि यूकेलिप्टस ऑस्ट्रेलिया के नेटिव हैं, लेकिन नेटिविटी कभी भी बायोडाइवर्सिटी के लिए थ्रेट का कारण नहीं होती है। कार्बन ट्रेडिंग के बारे में कितना जानते हो आप, चलो देखते हैं। इट अलाउज कंट्रीज टू बाई और सेल ग्रीन हाउस गैस रिडक्शन क्रेडिट्स। पहला स्टेटमेंट तो ये है। दूसरा है इट इज़ प्राइमरीली रेगुलेटेड बाय द किगाली एग्रीमेंट। क्या कार्बन ट्रेडिंग किगाली एग्रीमेंट से रेगुलेट होता है, बताओ, चलो पॉज करके देखो। पहला स्टेटमेंट तो सही है, लेकिन किगाली अमेंडमेंट नहीं, ये क्योटो प्रोटोकॉल के अंडर आता है कार्बन ट्रेडिंग। ओके, किगाली अमेंडमेंट तो HFCs को रिड्यूस करने में फोकस करता है अंडर द मॉनेट्रियल प्रोटोकॉल। ओके, लॉरेंस कर्व इनमें से किससे रिलेटेड है, वीडियो को पॉज करो और बताओ। लॉरेंस कर्व रिलेटेड है क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम और वेल्थ अमंग द पॉपुलेशन। मैंने बताया था ना, जीनी कोफिशिएंट भी इसी से डेराइव होता है लॉरेंस कर्व से, राइट। याद आ रहा है कुछ, ये वाला कर्व जो बताया था, ये गैप के बीच में कितनी इनइक्वालिटी पता लग जाता है। सब समझा चुका हूँ, एक बार देख लेना। दिल्ली सल्तनत में दीवाने रियासत क्या होता था, ऑफिसर इन चार्ज ऑफ रिलीजियस एंड फॉरेन अफेयर्स, ऑफिशियल सुपरवाइजिंग मार्केट्स एंड प्राइजेस, ऑफिसर इन चार्ज ऑफ रेवेन्यू कलेक्शन, या फिर रॉयल ट्रेजर। हु वाज दीवाने रियासत? दीवाने रियासत जो मार्केट के प्राइसेस वगैरह सुपरवाइज करता था वो था। अलाउद्दीन खलजी ने ये डिपार्टमेंट इस्टेब्लिश किया था, राइट। हेड ऑफिसर इनमें जो होता था वो शाहनाए मंडी होता था, जो मार्केट का सुपरिंटेंडेंट होता था। यानी कि शाहने मंडी आए या दीवाने रियासत आए, दोनों ही मार्केट से रिलेटेड हैं, लेकिन जो सुप्रीम है वो कौन है, शहनाई मंडी। ये ऑफिसर ज़्यादा बड़ा था, इससे भी बड़ा। इनमें से कौन सी बुक निज़ामुद्दीन अहमद ने लिखी है? तबाकती अकबरी, इकबाल नामा जहांगीरी, तारीख शेर शाही, या खुलासत तारीख। अगर आपने इन MCQs को सॉल्व किया, आपको ये तो पता लग गया होगा कि ये दोनों तो नहीं है, क्योंकि हम पहले ये दोनों पढ़ चुके हैं। इन दोनों में से ही कोई आंसर होगा। तो द आंसर इज़ तबाकती अकबरी, निज़ामुद्दीन अहमद ने लिखी है, ठीक है, अकबर के टाइम की। फजल अली कमीशन के मेंबर्स कौन थे, बताओ। इनमें से फजल अली, HN कुंगरू, पित्तावी सीतारमैया थे, या फजल अली, अमीर राव, KM पानीकर थे। चारों ऑप्शन पढ़ो और बताओ कौन थे फजल अली कमीशन के मेंबर। फजल अली कमीशन 1953 में बनाया गया था। फजल अली, HN कुंद्रू और KM पानीकर इसके मेंबर थे। लिंग्विस्टिक रिकॉग्नाइजेशन ऑफ स्टेट्स को लेकर इनकी रिकमेंडेशन थी, जिसकी रिकमेंडेशन के अकॉर्डिंग स्टेट रिकॉग्नाइजेशन एक्ट ऑफ 1956 आया। रिवर्स को उनके सोर्स ऑफ ओरिजिन से मैच करना है। झेलम वेरीनाग, चेनाब मानसरोवर लेक, रावी बरालच्छा पास, ब्यास राकस लेक। चारों को अच्छे से देखो और बताओ कौन सा करेक्टली मैच है। चारों में से 3 गलत मैच है, सिर्फ एक ही करेक्टली मैच है, बताओ कौन सा है। देखो, झेलम जो है वो वेरीनाग स्ट्रिंग अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट से निकलती है, बिल्कुल सही है। बाकी चेनाब जो है चंद्रभागा के कॉन्फ्लुएंस से निकलती है, मैंने बताया था ना। चेनाब नाम से लग रहा है, चे नाब चा बाहर है। रावी रोहतांग पास, हिमाचल पास से निकलती है। और ब्यास कुंड नियर रोहतांग पास से निकलती है। रावी ब्यास दोनों ही रोहतांग पास के पास से निकलती हैं, तो ये थोड़ा सा याद रखना। कुछ कर्व्स मैंने आपको पढ़ाए थे, कर्वनेट कर्व्स। पाल्मा रेशियो क्या होता है, किससे रिलेटेड है पाल्मा रेशियो, पॉवर्टी से या अनएम्प्लॉयमेंट से। एंजल कर्व्स इनकम वर्सेस कंजम्पशन का कर्व है क्या। इन तीनों को बताओ कौन सा सही है तीनों में से। देखो, पाल्मा रेशियो जो है वो इनकम इनइक्वालिटी मेजर करता है, पॉवर्टी नहीं। कर्वनेट्स कर्व इकोनॉमिक ग्रोथ और इनइक्वालिटी मेजर करता है, अनएम्प्लॉयमेंट नहीं। एंजल कर्व सही दिया हुआ है, इट शोज रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड कंजम्पशन, तो ये चीज़ याद रखना। अब अगर आपका ये टॉपिक गलत हुआ तो ये सारे कर्व्स जाके फिर से रिवाइज कर लो। एक्टिव रिकॉलिंग करवा रहा हूँ मैं यहाँ पे। एक्टिव रिकॉलिंग का फ़ायदा तभी है जब आप जो चीज़ भूल जा रहे हो अभी, मतलब आप रिकॉल नहीं कर पा रहे हो, राइट, तो उसको जाके रिवाइज कर लेना, तभी तो इस सेशन का फ़ायदा हुआ, वरना तो आपके 1 घंटे वेस्ट हो गए, राइट। एक्टिव रिकॉलिंग का मतलब ये है, जो गलत हो रहा है उस पूरे टॉपिक को जाके देख लो। एक भी कर्व गलत हो रहा है तो सारे कर्व रिवाइज कर लो, नोट कर लो, तो आपकी एक लिस्ट तैयार हो जाएगी कल आपको क्या क्या रिवाइज करना है। बस ऐसी पढ़ाई की जाती है। इनमें से इनकरेक्ट ऑप्शन को चूज़ करना है। सेलुलस टर्न्स ब्लू ब्लैक विद आयोडीन। सेलुलस क्या आयोडीन पड़ते ही ब्लू ब्लैक टर्न हो जाता है क्या, ब्लू से ब्लैक हो जाता है क्या। थ्रोम्बिन प्लेज अ रोल इन प्रोसेस ऑफ ब्लड क्लॉटिंग। विनेगर इज रिच सोर्स ऑफ एसिटिक एसिड। विटामिन C हेल्प्स इन हीलिंग ऑफ वॉन्ड्स। याद रखना, इसमें सेलुलस नहीं, यहाँ पे स्टार्च होगा। आयोडीन टेक्स्ट में ब्लू ब्लैक कलर स्टार्च की वजह से होता है, सेलुलस की वजह से नहीं, याद रखना। थ्रोम्बिन कन्वर्ट्स फाइब्रिनोजेन टू फाइब्रिन, इसेंशियल इन ब्लड क्लॉटिंग। मतलब थ्रोम्बिन ब्लड क्लॉटिंग में काम आता है, बाकी सारे सही हैं, ठीक है। विनेगर में 4 to 8% एसिटिक एसिड होता है, यस। विटामिन C वॉन्ड्स को हील करने में काम आता है, घाव भरने में काम आता ही है, क्योंकि उसमें एस्कॉर्बिक एसिड होता है। यहाँ तक तो हमने करी एक्टिव रिकॉलिंग थ्रू सेल्फ मेड
MCQs। अभी हम कुछ PYQs देखेंगे पुराने सालों के, जो ओरिजिनल PYQs है, जो यूपी PCS में पूछे गए हैं। देखते हैं उसमें से कितने क्वेश्चन कर पाते हो आप स्मार्ट अध्ययन की पढ़ाई के थ्रू। लेट्स सी। रागमाला किसने लिखी थी? सोमनाथ ने लिखी थी क्या? करेक्ट मैच करना है, ठीक है। बताओ, वीडियो को पॉज करके करेक्टली मैच करो। देखो इसमें जो रागमाला है ना, वो पुंडरीक वित्थर ने लिखी थी। ओके, मैंने याद करवाया था आपको। रस कौमुदी श्रीकंथा में। राग विबोध सोमनाथ ने। चतुर्दंडी प्रकाशिका जो है वो आपके वेंकट रमन ने लिखी थी। तो 3, 4, 1, 2 आपका ए आंसर हो जाएगा। इन चारों को याद रखना, इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, दोबारा रिपीट हो सकते हैं। मैंने PYQ से वही क्वेश्चन उठाए हैं लास्ट 8 to 10 ईयर्स के, जो रिपीट हो सकते हैं। रिपीट होने का ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि एज इट इज़ क्वेश्चन आ जाएगा, ये बेवकूफ़ी मत समझ लेना। इनमें से कोई एक ऑप्शन कहीं ना कहीं आपको किसी न किसी एलिमिनेशन में हेल्प कर देगा, ठीक है। यहाँ पे प्रेसिडेंट के बारे में, जो प्रेसिडेंट स्पेशल एड्रेस देते हैं, उनके बारे में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है वो बताना है। प्रेसिडेंट एड्रेस द ज्वाइंट मीटिंग ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट एट द कमेंसमेंट ऑफ द फर्स्ट सेशन ऑफ ईच जनरल इलेक्शन एंड एट द कमेंसमेंट ऑफ फर्स्ट सेशन ऑफ ईच ईयर। तो ये तो बिल्कुल सही है, राइट। प्रेसिडेंट इन हिज एड्रेस इन्फॉर्म्स द पार्लियामेंट ऑफ द कॉजेज ऑफ इट्स समन्स। क्यों पार्लियामेंट को समन किया गया, उसके कॉजेज बताता है। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट अपने आप में सही हैं, बोथ 1 and 2 आर करेक्ट, राइट। प्रेसिडेंट यूनियन लेजिस्लेचर का इंटीग्रल पार्ट है, इसलिए उसको समन करना पड़ता है टाइम टू टाइम, ठीक है। सेपरेटली या जॉइंटली, मतलब सिटिंग बिठानी पड़ती है, समन करने का मतलब है, चाहे अकेले अकेले या एक जॉइंट सिटिंग। प्रेसिडेंट कैन प्रोरोग द हाउस, ठीक है, या फिर दोनों हाउसेस को प्रोरोग कर सकता है या फिर किसी एक हाउस को अगर ज़रूरत लगती है तो, राइट। और लोकसभा को तो डिसॉल्व भी कर सकता है प्रेसिडेंट। तो ये सारी पावर्स प्रेसिडेंट की याद रखना। कुछ साइट्स दी हुई हैं, मैच करो इनको। बालू कहाँ है? हरियाणा में है ना बालू। मांडा कहाँ है? मांडा जम्मू कश्मीर में है, राइट। पादरी कहाँ है? पादरी मैंने बताया था आपको गुजरात में है, ओके। और हुलास, हुलास आपका यूपी की साइट है, याद रखना ये सारी साइट्स। बालू हरियाणा में है, मांडा जम्मू कश्मीर में है, पादरी गुजरात में है, हुलास उत्तर प्रदेश की साइट्स। कल्चरल पॉवर्टी का आइडिया किसने दिया था? ऑस्कर लेविस, गुनार मिर्दाल, आशीष बोस या अमर सेन? किसने दिया है बताओ? ये कॉन्सेप्ट दिया था ऑस्कर लेविस ने। बताओ इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? टाइड कम्स ऑन द अर्थ एवरी डे आफ्टर एग्जैक्टली 12 hours 30 minutes। वेनेजुला करंट इज कोल्ड करंट ऑफ पैसिफिक ओशियन। ओशियन सैलिनिटी इज मैक्सिमम एट द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड कैप्रिकॉर्न। इफ द सन, द अर्थ एंड द मून आर इन स्ट्रेट लाइन, तीनों एक लाइन में है, देन दिस सिचुएशन इज द सिचुएशन ऑफ स्मॉल टाइड। बताओ अब चारों में से कौन सा ट्रू है? 3 तो गलत है, एक ही ट्रू है, बताओ। इसमें सिर्फ ये सही है कि ओशन सैलिनिटी जो मैक्सिमम होती है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और कैप्रिकॉर्न पे होती है। क्यों होती है? क्योंकि फ्रेश वाटर जो है वाटर वेपर के फॉर्म में ओशियन से एटमॉस्फेयर में चला जाता है इवापोरेशन के थ्रू, इसलिए वहाँ की सैलिनिटी बहुत ज़्यादा हाई होती है एक्टिव इवापोरेशन की वजह से। कुछ और थ्योरीज हैं पॉपुलेशन की, ऑप्टिमम पॉपुलेशन थ्योरी, ठीक है, इनको मैच करना है। तो ऑप्टिमम पॉपुलेशन थ्योरी थॉमसन ने दी है क्या? मॉल एडजस्टमेंट थ्योरी, ठीक है, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी, पॉपुलेशन फूड सप्लाई रिलेशन थ्योरी, ये सब के प्रोपाउंडर से मैच करना है इनको। ऑप्शंस आपके सामने हैं। इनाम है 1 करोड़ रुपए का। जिसने भी बता दिया मैसेज कर देना, 1 करोड़ आपको आज रात 11 बजे तक आपके अकाउंट पे मिल जाएंगे। देखो जो ऑप्टिमम थ्योरी थी ना पॉपुलेशन वाली, वो एडविन कैनन की थ्योरी थी, राइट। उनकी बुक थी वेल्थ नाम की। डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मॉडल किसने दिया था? वॉरेन थॉमसन ने। बाकी माल्थूस की थ्योरी मैंने आपको बताई थी, फूड सप्लाई और पॉपुलेशन से रिलेटेड है। वहीं हेनरी जॉर्ज ने सोशल माल एडजस्टमेंट थ्योरी दी थी। तो चारों के नाम याद रखना, इंपॉर्टेंट थ्योरीज हैं, कई बार यूपी PCS में रिपीट हुई हैं, इस बार भी एक ना एक रिपीट हो ही जाएगी। कौन है इनमें से ऐसा जिसने कभी भी वाइस प्रेसिडेंट के तौर पे कुर्सी नहीं संभाली प्रेसिडेंट बनने से पहले? कौन ऐसा है जिसने प्रेसिडेंट बनने से पहले वाइस प्रेसिडेंट नहीं बना था? आर वेंकटरमन, नीलिमा संजीवा रेड्डी, डॉक्टर जाकिर हुसैन या डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा? आपकी तीनों लाइफलाइन ख़त्म हो चुकी हैं, आपको खुद अब अकेले ये आंसर निकालना पड़ेगा। इसका आंसर है बी, नीलम संजीवा रेड्डी। 1969 में जो प्रेसिडेंट जाकिर हुसैन की डेथ हो गई थी तो कांग्रेस पार्टी ने रेड्डी को नॉमिनेट किया था, राइट। कुछ रीजंस और वहाँ ट्राइब रहने वाली को मैच करो। बताओ कौन सी करेक्टली मैच नहीं है? अलास्का कोरियक, बोर्नियो पुनान, अरब डेजर्ट रूवाला, स्वीडन फिनलैंड लैप्स, कौन सी ट्राइब्स हैं जो करेक्टली मैच नहीं है?
इसमें ए जो है वो करेक्टली मैच नहीं है, क्योंकि जो कोर्यक है वो रशियन ट्राइब है, रशिया फार ईस्ट कामचटका पेनिनसुला के पास। जो पुनान ट्राइब है वो कहाँ की है, बोर्नियो की है, वो सही है। रू वाला ट्राइब भी सही लिखा है, अरेबियन रीजन में, सीरियन डेजर्ट में, ठीक है, जॉर्डन वगैरह में पाई जाती हैं। वहीं जो लैब्स हैं वो फिनलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, रशिया, इन सब जगह पे पाई जाती हैं। मुझे बताओ सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाली जो पहली रिपोर्ट थी, उस रिपोर्ट का नाम क्या था? आवर कॉमन फ्यूचर था क्या? येस, द रिपोर्ट नेम वॉज आवर कॉमन फ्यूचर। कमीशन का नाम था जिसने पब्लिश करी थी, ब्रंटलैंड कमीशन, राइट। हिस्ट्री की कुछ बुक्स हैं, इनको मैच करो। स्टोरी ऑफ माई डिपोर्टेशन, गीता रहस्य, ए नेशन इन मेकिंग, इंडिया विंस फ्रीडम। बताओ कौन सी किसकी है? पॉज करके वीडियो को मैच करो, सही आंसर बताओ। ये सवाल गलत होने पे आपका जो 1 करोड़ रुपए मैंने 11 बजे भिजवाया है, उस 11:15 पे वापस मेरे अकाउंट में आ जाएंगे, तो याद रखना। देखो, लाला लाजपत राय ने लिखी है द स्टोरी ऑफ माई डिपोर्टेशन, ओके। गीता रहस्य किसने लिखा है? बाल गंगाधर तिलक ने। सुरेंद्र नाथ बनर्जी की बुक है अ नेशन इन मेकिंग, और मौलाना अबुल कलाम ने लिखी है इंडिया विंस फ्रीडम। स्मार्ट अध्ययन प्रो मैक्स का हिस्ट्री वाला वीडियो देखा होता तो ये सब उसमें कवर किया गया है। ये क्वेश्चन बहुत बार अलग अलग तरीके से पूछा जा चुका है। असर्शन है ह्यूमन बॉडी सिंथेसाइजेज ऑल द विटामिन रिक्वायर्ड बाय इट। रीज़न है विटामिन आर एसेंशियल फॉर प्रॉपर ग्रोथ ऑफ बॉडी। बताओ दोनों सही हैं या एक गलत है, या दोनों एक दूसरे का रीज़न भी है? देखो, इसका आंसर होगा डी, ए इज़ फॉल्स बस और इज़ ट्रू। ह्यूमन बॉडी ऑल विटामिन को सिंथेसाइज नहीं कर पाती। विटामिन जो है ह्यूमन बॉडी के लिए इसेंशियल तो हैं, लेकिन ह्यूमन बॉडी कैन नॉट प्रोड्यूस मोस्ट ऑफ देम बाई इट्स ओन। सिर्फ विटामिन डी और विटामिन B3 ऐसे हैं जो प्रोड्यूस किए जाते हैं ह्यूमन बॉडी के द्वारा। इसीलिए ज़्यादातर विटामिन हमें फूड से लेने पड़ते हैं, मीट से, फ्रूट से, लीफी वेजिटेबल से। विटामिन डी वगैरह हम सिंथेसाइज कर लेते हैं सनलाइट से। विटामिन के भी कई बार हम सिंथेसाइज कर लेते हैं, राइट। बायोटीन वगैरह सिंथेसाइज कर लेते हैं, बैक्टीरिया जो गट में रहते हैं कर देते हैं। बट ज़्यादातर विटामिन जो हैं हम बाहर से लेते हैं, क्योंकि हम अपने डाइट पे ज़्यादा भरोसा करते हैं। हमारी बॉडी सारे विटामिन खुद सिंथेसाइज नहीं कर पाएगी। ये तो आप लोग गलत करना एफर्ट कर ही नहीं सकते, राइट। ये सब मैंने अच्छे से पढ़ा दिया आपको। पल्लवा कहाँ से थे, पांड्या, यादवा, ककातिया। चलो चारों को मैच करो, पॉज करके बताओ। ककातिया डायनेस्टी एक फेमस डायनेस्टी है तेलुगु रीजन की, आंध्रा रीजन की, ओके। दे हैड देयर कैपिटल सिटी एट वारंगल। वहीं जो यादव डायनेस्टी थी, यादवाज ऑफ देवगिरी पढ़ा है ना, वो देवगिरी की थी, उनकी कैपिटल देवगिरी में थी। बाकी पल्लव कांची के थे, पांड्या मदुरई के थे, ये तो अब तक आपको याद हो ही गया होगा। मैंने बताया कुछ स्कीम्स के ईयर याद होने चाहिए, राइट। तो इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम मैंने याद करवाया था 1975, राइट। अगर आपको इतना भी याद होता तो आप आंसर तक पहुंच जाते, क्योंकि बी का 1 सिर्फ एक ही ऑप्शन में दिया है। इसीलिए कहता हूँ इंपॉर्टेंट स्कीम्स के ईयर जितने मैंने याद करवाया ना, उतने भी याद कर लोगे तो आंसर तक पक्का पहुँच जाओगे। याद कर लेना, इसलिए मैंने PYQ से दिखाया ये चीज़। बाकी इन सबके भी याद कर लेना, ठीक है। चलो यहाँ पे 3 क्वेश्चन एक साथ पूछता हूँ आपसे। SDG विल टारगेट, ये कौन सा SDG है जो वाटर अवेलेबिलिटी फॉर ऑल को टारगेट कर रहा है? बताओ। SDG 6, 7, 8 या 9? बताओ कौन सा SDG है वो? इट्स SDG 6, ओके। लिमिट टू ग्रोथ कॉन्सेप्ट किसने पहले बार उछाला था? 1972 में क्लब ऑफ रोम ने। स्मार्ट अध्ययन प्रो मैक्स एनवायरमेंट लेक्चर। नंबर ऑफ पर्सन्स हु रिमेन अनएम्प्लॉयड फॉर अ मेजर पार्ट ऑफ ईयर को क्या बोलते हैं? ये जब सर्वे लेने जाते हो तो पता चलता है ना, जब पता करते हो कि ऐसे लोगों का नंबर निकालना है जो मेजर पार्ट ऑफ द ईयर तक अनएम्प्लॉयड रह गया, तो उसको क्या बोलते हैं? यूजुअल स्टेटस एम्प्लॉयमेंट बोलते हैं, डेली स्टेटस एम्प्लॉयमेंट बोलते हैं, वीकली स्टेटस, या नन ऑफ द अबव? इसको यूजुअल स्टेटस एम्प्लॉयमेंट बोलते हैं, याद रखना। यूजुअल स्टेटस एम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है कि पर्सन जब मेजर पार्ट ऑफ द ईयर में अनएम्प्लॉयड रह जाए। वीकली स्टेटस में क्या पता किया जाता है? विद रिस्पेक्ट टू 1 वीक, ठीक है। एस्टिमेट अ पर्सन इज सेट टू बी एम्प्लॉयड फॉर अ वीक इवन इफ ही और शी इज एम्प्लॉयड ओनली फॉर अ डे ड्यूरिंग दैट वीक, ओके। हफ्ते में 1 दिन काम किया तो एम्प्लॉयड माना जाता है। करेंट डेली स्टेटस में डे को टारगेट लिया जाता है। अगर एक दिन में आपको कोई काम नहीं मिला, मतलब हफ्ते में सर्वे होगा, तो अगर कुछ दिनों में आपको कोई काम नहीं मिला था तो आप अनएम्प्लॉयड माने जाओगे। तो ये 3 टाइप के होते हैं, याद रखना। कौन करता है ये सर्वे? NSSO के 3 टाइप्स के एस्टिमेट्स हैं। बाकी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की ये लिस्ट मैंने यहाँ प्रोवाइड करवा दी है, एक बार फिर से रिवाइज कर लेना जिसने नहीं किया है, ठीक है। लिमिट्स ऑफ ग्रोथ मैंने बता ही दिया, क्लब ऑफ रोम का था। बाराबर हिल्स के बारे में, बाराबर हिल्स केव के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है? क्या बाराबर हिल्स में सिर्फ 4 केव हैं, मतलब टोटल 4 केव हैं? क्या बाराबर हिल्स की वॉल्स पे अशोका के इंस्क्रिप्शंस पाए गए हैं? 3 केव्स पे। दीज इंस्क्रिप्शन इन्फॉर्म अस अबाउट द डेडिकेशन ऑफ दीज केव्स टू द आजीविकाज। क्या बाराबर हिल्स आजीविकाज की केव्स थी?
दीज इंस्क्रिप्शन डेट बैक टू 6th सेंचुरी BC। बताओ चारों में से कौन सा सही नहीं है। यहाँ पे एग्जामिनर आपके डेट की मेमोरी के साथ खेल गया, ईयर की मेमोरी के साथ, यानी डी इज़ इनकरेक्ट। बाकी तीनों इन्फॉर्मेशन बिल्कुल सही है, याद रख लो। बाराबर हिल केव्स ओल्डेस्ट रॉक कट केव्स हैं मौर्यन एम्पायर के टाइम की, 322 से 185 BC में, ठीक है, विथ सम अशोकन पीरियड इंस्क्रिप्शन। ये जहानाबाद डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार में है। टोटल 4 केव्स हैं। क्या क्या नाम है चारों केव के, यार नाम याद रखना, सुदामा, करण चौपर, लोमस ऋषि और विश्व झोपड़ी। चारों केव्स के नाम याद रखना, ठीक है। इनको बराबर केव्स बोलते हैं। कैसे याद रखोगे, चारों बराबर बराबर हैं, सुदामा, करण, लोमस, विश्व, चारों बराबर बराबर हैं। द इंस्क्रिप्शंस ऑन द एंट्रेंस वॉल्स एंड गेटवेज रिवील द दीज वेयर मॉन्यूमेंट्स ऑफ बुद्धिस्ट मॉन्क्स, याद रखना। राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 कौन से एक्ट के थ्रू आया था, कौन से केस के थ्रू, नमित शर्मा वाला केस, ठीक है। जब डॉक्टर बताता है कि पेशेंट को टेट्राप्लेगिया हो गया है, इसका मतलब उसको क्या हो रहा है, दोनों हाथ पैर खराब हो गए, एक हाथ एक पैर खराब हुआ है। टेट्राप्लेगिया में दोनों हाथ दोनों पैर खराब हो जाते हैं, याद रखना, ठीक है। रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड किसके तहत है, नाबार्ड के तहत है। कितनी बार बताया मैंने आप। पब्लिक अकाउंट कमेटी का चेयरमैन कौन नॉमिनेट करता है, बताओ, स्पीकर, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट या चेयरमैन। प्रेसिडेंट नहीं करता, स्पीकर करता है, ठीक है। याद रखना, पब्लिक अकाउंट कमेटी में 22 मेंबर होते हैं, 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से। इसके मेंबर्स को इलेक्ट किया जाता है बाय द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट अमंग दमसेल्फ बाय द सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। जैसे प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है उस तरह से इलेक्शन होता है इस कमेटी के मेंबर्स का, और ये मेंबर्स सिर्फ 1 साल के लिए इलेक्ट होते हैं। याद रखना, मिनिस्टर जो है वो कभी भी पब्लिक अकाउंट कमेटी का मेंबर नहीं हो सकता। कौन से केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रियम्बल फॉर्म्स द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इन चारों में से। इट्स बोमाई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसके पहले बेरूबरी यूनियन केस में, गोलकनाथ केस में बोला गया था प्रियम्बल पार्ट नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन का, बट SR बोमाई में कोर्ट ने बोला कि नहीं, प्रियम्बल पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। अमाउंट ऑफ रेन किस पे डिपेंड करता है, वाटर एयर प्रेशर पे, ह्यूमिडिटी पे, वाटर साइकिल पे या टेम्परेचर पे। अमाउंट ऑफ रेन जो है वो डिपेंड करता है ह्यूमिडिटी इन एटमॉस्फेयर पे। जितनी ह्यूमिडिटी होगी उतना बारिश होने के चांसेस होंगे, राइट। याद रखना, अमाउंट ऑफ रेन की बात हो रही है। यहाँ पे कुछ डेज दिए हैं, इसको पॉज करके बताओ क्या आंसर होगा, कौन सा करेक्टली मैच नहीं है, राइट। यहाँ पे जो वर्ल्ड एंटी टोबैको डे है ये 31 मई को होता है, 5 मई को नहीं, बाकी सारे सही हैं। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 5 जून को होता है, अर्थ डे 22 अप्रैल को होता है, ओजोन डे 16 सितंबर को होता है, एंटी टोबैको डे 31 मई को होता है, इतना याद रखना, ठीक है। बायोडाइवर्सिटी हैज़ द मैक्सिमम डेंजर फ्रॉम, बायोडाइवर्सिटी सबसे ज़्यादा खतरा किससे है बताओ। देखो वैसे तो मैक्सिमम खतरा हैबिटेट डिस्ट्रक्शन से होता है, बायोडाइवर्सिटी, हैबिटेट ही खत्म हो जाए किसी का, लेकिन हर बार आयोग हैबिटेट डिस्ट्रक्शन ऑप्शन नहीं देगा, कभी कभी ऐसे कंफ्यूजिंग ऑप्शन दे देगा। तो इसका आंसर कमीशन ने एयर पॉल्यूशन को माना था, राइट। कुछ लोगों ने एयर पॉल्यूशन किया, कुछ लोगों ने क्लाइमेट चेंज किया, बट एयर पॉल्यूशन आयोग ने माना था, तो यही हम लोग मान लेते हैं फिलहाल, अगर दोबारा आए तो। आज के सेशन में इतना ही रखते हैं। आई होप आप लोगों को ये एक्टिव रिकॉलिंग सेशन अच्छा लगा होगा। जैसा भी लगा, अगर कुछ कम क्वेश्चन अटेंड कर पाए हो तो ये बिल्कुल मत सोचना इतने आसान क्वेश्चन में मैं नहीं कर पाया, ये आप वर्चुअली कर रहे हो। एग्ज़ाम में आपके सामने पेपर होगा, ऑप्शंस होंगे, आपकी आँख, कान, दिमाग सब खुला हुआ होगा, तो आप बहुत अच्छा परफॉर्म करोगे, बहुत आसान पेपर आएगा, डोंट वरी, ठीक है। टेक केयर, कीप रिवाइजिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। हम होंगे कामयाब, डेफिनेटली।